ये ऊपर जाएगा -2। तो इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, बात सेम। सही। इसके बाद कह रहा है कि इफ 300 किलो, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमने भरे हुए कार का यानी लोडेड कार का भी फोर्स निकाल लिया और यहां पर इसको अस्सलामुअलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ हम लोग फिजिक्स की आज क्लास ले रहे हैं, डायनेमिक्स यूनिट 3। सही है। इसके कुछ स्ट्रक्चर क्वेश्चन से जो आज हम हल करेंगे, कुछ क्वेश्चन इससे पहले हमने हल किए थे जो पिछले वीडियोस में आपके पास होंगे, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इनको हल करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा इसे देख लीजिएगा। ये बड़ा नामी ग्रामी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में अक्सर बेशतर आता है और सेम टू सेम आता है। सिर्फ थोड़ा कार की जगह ट्रक आ सकता है, बस आ सकता है, सही, बाकी सेम हो सकता है और ये जो मास वगैरह जो दिए हुए ये चेंज हो सकते हैं, बाकी तकरीबन सवाल सेम। हमारे पास सवाल कहता है कि एन एम्प्टी कार हैज अ 12 किलोग्राम मास। सही, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को करेंगे। सबसे पहले आपने बना दिया बेटा, डेटा बनाओगे। सही, डेटा में जो आपके पास गिवन है उन चीजों को लिख लोगे। अब डेटा में पहली चीज आपके पास जो हमने लिखी है वो है हमारे पास मास ऑफ कार कितनी है, जिसको हम m से जाहिर करते हैं। यह है हमारे पास 1200 kg यानी 1200 किलोग्राम। अगली चीज कहते हैं एंड इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब जब आपके पास जो एक्सेलरेशन है, आप लिख सकते हैं कि इंजन प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन वो कितनी है आपके पास, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अक्सर होगा बुक में यू भी लिखा हुआ होता है तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। सही है, -2, क्योंकि अपॉन में ये ऊपर जाएगा -2। तो इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, बात सेम। सही। इसके बाद कह रहा है कि इफ 300 किलोग्राम लोड इज एडेड टू द मास बाय पैसेंजर एंड लगेज। आपने पैसेंजर और लगेज की मदद से उस कार में 300 किलो मास और बढ़ा दिया। पहले क्या था, खाली था, अब क्या कर दिया, 300 किलो मास आपने और बढ़ा दिया। इसका मतलब एक और मास आ गया। तो आपने इसको लिखना है मास ऑफ लोड, आसानी के लिए। सही, वो कितना है आपके पास, 300 kg। तो ये आपके पास समझ ले m2 आया, ये आपके पास m1 आ गया। सही, क्योंकि दो मास मैंने अलग अलग कर दिया। ये वो मास है जो आपने खाली कार में डाल दी। आगे कह रहे हैं व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन प्रोड्यूस। यही वाला इंजन जो है अब वो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो आपसे जो रिक्वायर्ड में वो पूछ रहा है, रिक्वायर्ड में जो आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन आपको मालूम करने ऑफ लोडेड इंजन या लोडेड कार लिख लो। सही। अब एक बात पहले से समझ लेना, चाहे देखें अगर गाड़ी खाली हो या गाड़ी में 300 किलोग्राम का आपने लोड डाल दिया, तो दोनों सूरतों में गाड़ी का इंजन तो सेम रहेगा ना, गाड़ी जो फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो तो सेम रहेगा। इस बात को जरा आपने याद रखना। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, फोर्स मालूम करना एम्प्टी कार का आपने क्या कर दिया, फोर्स, फाइंड फोर्स ऑफ एम्प्टी कार। अब एम्प्टी कार का जब फोर्स मालूम करेंगे, अब आप जानते हैं कि इसका फार्मूला आपके पास होता है F = ma। सही है। अब यही F आपके पास आएगा, M आपके पास है 1200, A आपके पास है 4, तो आपके पास फोर्स क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा तकरीबन 4800 न्यूटन। समझ में आ रही है बात। तो ये आपके पास एम्प्टी कार का फोर्स आ गया आपके पास। सही है। अब आपने क्या करना है, लोडेड कार का फोर्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है, लोडेड कार का फोर्स मालूम करना है। जब आपका लोडेड कार का फोर्स आ जाएगा तो लोडेड कार का एक्सेलरेशन भी आप मालूम कर सकेंगे। सही है। तो लोडेड कार का फोर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल मास मालूम करना पड़ेगा। तो टोटल मास के लिए आपने लिखा कि टोटल मास बराबर होगा m बराबर होगा m1 प्लस m2 के। m बराबर होगा 1200
प्लस 300, क्योंकि 1200 तो कार का मास है, 300 आपने और जमा करा दिया, तो टोटल मास आपके पास क्या आ गया, एमटी आपके पास आ गया 1500 केजी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखें, गाड़ी पे जो फोर्स लग रहा है, गाड़ी का जो फोर्स है वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो किसके इक्वल होगा, वेट के हम इक्वल ले लेंगे, सही है। तो अब हम वेट के इक्वल लेके वहां से हम क्या करेंगे, उस वेट को मालूम कर लेंगे, उसको फोर्स के इक्वल कर लेंगे, तो हमारे पास एम्प्टी फोर्स जो हमारे पास है उस वेट के थ्रू, क्योंकि अभी हमारे पास एम्प्टी फोर्स आ गया, तो ये फोर्स और लोडेड कार का फोर्स दोनों मालूम करके हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, सही। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे नाउ फाइंड फोर्स ऑफ लोडेड कार। अब लोडेड कार का फोर्स आप निकालेंगे। एज वी नो, हम जानते हैं यहां पर हमारे पास फोर्स हम बराबर ले लेंगे वेट के, वेट ऑफ द कार, सही है। अब जो फोर्स है हमारे पास वो तो एफ आ गया आपके पास, सही है। वेट आपके पास क्या है, डब्ल्यू, और ये बराबर हो जाएगा एम जी के। अब एम आपके पास यहां टोटल एम आ जाएगा 1500, और जी की कीमत यहां पर आप 10 भी लिख सकते हैं, 9.8 भी लिख सकते हैं, मैं 10 लिख लूंगा, तो आ जाएगा फोर्स 15,000 न्यूटन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमने भरे हुए कार का यानी लोडेड कार का भी फोर्स निकाल लिया, और यहां पर इसको ई एम टी और इसको हमने लोडेड का नाम दे दिया। यहां तक समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे कि द इंजन ऑफ एम्प्टी कार एंड लोडेड कार आर सेम, देयरफॉर, सही, दोनों का इंजन तो सेम है ना, देयरफॉर हमारे पास एम्प्टी कार का जो लोड होगा, फोर्स होगा एफ ई, ये बराबर होगा लोडेड कार के फोर्स के बराबर। अब एम्प्टी कार क्या है तुम्हारे पास, एम ए, लोडेड कार भी क्या है आपके पास, एम ए, ये तुम्हारे पास M1 था और ये टोटल मास आ गया आपके पास, सही है। अब इसकी कीमत क्या आ गई इसके मुताबिक, अब M1 आपके पास क्या है 1200, तो यहां पर एम्प्टी कार में आपने लिख दिया 1200। एक्सेलरेशन क्या थी 4, सही। यहां M क्या है आपके पास, टोटल मास लिखोगे 1500, ए क्या है आपके पास, यहां पे ए आपको मालूम करना है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये 1500 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां डिवाइड में आ जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा आपके पास 1200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1500, ये दोनों कैंसिल हो गए, सही है। तो एम्प्टी कार का जो एक्सेलरेशन आया वो आपके पास 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमसे रिक्वायर्ड में पूछा गया, सही, क्योंकि इंजन सेम था, हमने उसका एक्सेलरेशन निकालिया 3 पॉइंट, क्योंकि जब खाली था तो उसका इंजन 4 था, अब हमने उस पर लोड बढ़ा दिया, फोर्स बढ़ा दिया, जब फोर्स बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली कम हो, मास बढ़ गया, क्योंकि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के। मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, यहां पे यही चीज दिखा रहा है, क्योंकि पहले मास 1200 था तो इसका एक्सेलरेशन कितना था 4, फिर हमने 1200 प्लस 300 किया तो 1500 हो गया, अब मास 1500 है तो एक्सेलरेशन कम हो गया। अब अगर मास को हम यहां से माइनस कर देते हैं तो यहां पे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा हमारे पास। तो समझ में आया न्यूमेरिकल, सही है। तो इस तरह हमारा ये पहला न्यूमेरिकल हो गया, इसको आप उतार लो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए सवाल क्या कहता है, इनुमरेट एट लीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। वो तो आप बयान कर सकते हैं, पिछले क्लासेस में भी आपने बयान किया था, तो फिर भी मैं यहां पर थोड़े से लिख लेता हूं, आप बिल्कुल बोर्ड पे एक लिख लेंगे मास एक साइड पर, दूसरी साइड पे लिख लेंगे वेट, सही है, और बीच में इस तरह बना लेंगे छोटी सी लाइन, सही। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है ना, इसकी डेफिनेशन लिखें, सही। मास क्या है, मास की डेफिनेशन लिखें, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास, सही। और इसका क्या होगा, इसका होगा द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट।
पहली डेफिनेशन आपने लिख दी दोनों की, सही। फिर दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे कि क्या ये इफेक्ट करते हैं उस पर, ग्रेविटी पर, सही है। तो मास क्या होगा, दूसरा पॉइंट आपने लिख लिया कि मास इज कांस्टेंट एवरी वेयर। मास को कहीं भी ले जाओ, स्पेस में ले जाओ, चांद पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तो मास आपका सेम रहेगा। बट वेट क्या होगा, वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी ऑफ प्लेस, सही। यानी कि अगर जहां जितनी ग्रेविटी होगी वहीं पर उतना ही वेट होगा। अब जैसे चांद पे आप जाते हैं, वहां पे ग्रेविटी कम होती है तो वहां वेट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाते जाएंगे तो ग्रेविटी की अट्रैक्शन ऑफ अर्थ कम होता जाएगा, तो वो आपके पास क्या होगा, वेट भी कम होगा। लेकिन यहां एक बात मैं आपको और बताते चलूं, आप वेट की ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है ना, उसको भी वेट कहते हैं। ये और ये दोनों सेम है, जो भी आप लिख सकते, सही। अगला फर्क इसका है कि मास मेजर इन किलोग्राम, यानी जो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको केजी कहते हैं। मास को किस में मेजर किया जाता है, किस में पैमाइश की जाती है, किलोग्राम में, सही। और वेट मेजर इन न्यूटन, उसको न्यूटन में मेजर किया जाता है। क्यों, क्योंकि वेट आपके पास एक फोर्स है, क्या है, फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इस तरह ये 3 पॉइंट आपने लिख दिए इसके डिफरेंसेस के, तो आपका ये सवाल नंबर 8 का पहला पार्ट क्लियर हो, समझ में आ गया बात। अब अगला सवाल कह रहा है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 किलोग्राम, उसका मास कितना है, 60 किलोग्राम। फाइंड द वेट ऑन द अर्थ, मून एंड मार्स। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना, 60 किलोग्राम। आपने उसको मून पे भी उसका वेट निकालना है, मार्स पे भी निकालना है और अर्थ पे भी निकालना है। जबकि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की भी दी है, मून की भी दी है और मार्स की भी दी है। बहुत आसान सवाल है, जरा देख लें। एट बी डेटा सिर्फ आपको गिवन है क्या, मैं लिख रहा हूं मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू 60 kg। मैं यहां पे 3 अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी, सही। अब मैं अगर वेट निकालना चाहूं कहां, अर्थ पर, सही। तो अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सही। बल्कि अगर अर्थ पे मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास वेट का फार्मूला W इज इक्वल टू mg होगा। चाहे वो मैं अर्थ में निकालूं, चाहे वो मून पे मैं निकालूं, तो तब भी मेरे पास इसका फार्मूला ये होगा। चाहे वो मैं मार्स पे निकालूं तो तब भी इसका फार्मूला W इज इक्वल टू mg होगा, तीनों पे सेम होगा। और अब हर एक पे मास भी आपका सेम है। यहां पर मास आपके पास 60 है, तो g की कीमत सिर्फ चेंज होगी। अर्थ पर g की कीमत है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप 10 भी लिख सकते हैं, सही है। मास वही सेम रहेगा 60 kg, लेकिन जो वेट होगा, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ मून आपके पास जो होगा वो आपके पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मून पर भी मास तो सेम रहता है, मास तो कहीं भी तब्दील नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यहां पे चेंज होकर 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, सही। अब पुट कर देंगे फार्मूले में। जब फार्मूले में पुट करने जाएंगे तो W इज इक्वल टू 60, यानी कि 60 मास की जगह लिख दिया, इसको मैं 9.8 भी लिख सकता हूं, 9.8। इनको हल कर देंगे, यहां जब वेट निकालेंगे तो 60 उसी तरह रहेगा और इसका आंसर 1.6। और यहां जब वेट निकालेंगे वो आ जाएगा आपके पास 60 इसी तरह इधर 3.2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं,
तो जैसे ही आप 60 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका वेट आ जाएगा 558 न्यूटन। सही है। यहां पर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका आ जाएगा आपके पास 96 न्यूटन। यहां पर जब आप वेट निकालेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा 192 न्यूटन। सही। तो अभी आपने देखा ये बात, गौर से देखिए, यहां हमने क्या लिखा, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ये देखिए यहां मास अर्थ पे भी वही था, मून पे भी वही था, और मार्स यानी अलग प्लैनेट है उस पे भी वही था। लेकिन एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी थी ये वेट को जाहिर कर रही है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसने क्या किया, इसका वेट हर जगह चेंज कर दिया। यहां पे कितना आ रहा है, 558 न्यूटन आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। यहां पे देखिए कम हो गया 96। यहां पे फोर्स कितना हो गया 192। तो जैसे जैसे आप प्लेस टू प्लेस जगह चेंज करते जाएंगे तो आपका वेट भी बदलता जाएगा। सही। तो इस तरीके से हमने दोनों न्यूमेरिकल 7 और 8 स्ट्रक्चर्स क्वेश्चंस के हल कर दिए। हमारे जो अगला टॉपिक होगा उसमें सर्कुलर मोशन, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम करेंगे इंशाल्लाह, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट्स वगैरह है। सही। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लाजमी आते हैं। इसी तरह हमारे चैनल उमर ऑनलाइन एकेडमी को देखते रहिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताते रहिए। अल्लाह हाफिज।